नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक समरी मेरे यानी आरजे रोशनी के साथ। आज मैं आपसे एक ऐसी कला के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन शायद गलत तरीके से। ये एक ऐसी कला है जिसे समाज ने हमेशा बुरी नजर से देखा है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि इससे दूर रहो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आलस की। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप सोचें कि मैं आपको कामचोर बनने की सलाह देने वाली हूं, तो आप गलत हैं। आज हम जिस किताब की समरी पर बात करेंगे उसका नाम ही है आलस की कला। ये किताब हमें आलस का वो चेहरा दिखाती है जो हमने कभी देखा ही नहीं। ये हमें सिखाती है कि आलस का मतलब काम न करना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना है। इसका मतलब है कम मेहनत में ज्यादा नतीजे पाना। ये एक ऐसी गाइड है जो हमें बताती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी की भाग दौड़ को कम करके उसे ज्यादा शांत, प्रोडक्टिव और खुशहाल बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं आलस को एक नए नजरिए से देखने के लिए? क्या आप अपनी जिंदगी से गैर जरूरी चीजों को हटाकर सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना चाहते हैं जो सच में मायने रखती हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो मेरे साथ इस सफर पर चलिए, जहां हम आलस की इस अनोखी कला के रहस्यों को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार और ज्ञान से भरे सफर को। अध्याय 1, आलस की गलतफहमी को समझना। तो चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं, जिसका नाम है आलस की गलतफहमी को समझना। अक्सर जब हम आलसी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनती है जो पूरे दिन सोफे पर पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता और अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। समाज ने हमें सिखाया है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, और जो जितना ज्यादा बिजी दिखता है वो उतना ही सफल माना जाता है। हम सब ने अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जो हमेशा दौड़ते भागते रहते हैं, एक साथ 10 काम करने की कोशिश करते हैं और हमेशा शिकायत करते हैं कि उनके पास वक्त ही नहीं है। लेकिन ये किताब हमसे एक सवाल पूछती है, क्या बिजी रहने का मतलब प्रोडक्टिव होना है? क्या दिन के 16 घंटे काम करने वाला इंसान उस इंसान से ज्यादा सफल है जो 8 घंटे काम करके भी उतने ही या उससे ज्यादा नतीजे हासिल कर लेता है और बाकी समय अपने परिवार या अपने शौक के लिए बचाता है? यहीं पर आलस की कला का असली मतलब सामने आता है। ये किताब आलस को 2 हिस्सों में बांटती है। पहला है बुरा आलस। ये वही आलस है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, काम को टालना, जिम्मेदारी से बचना और बिना किसी वजह के समय बर्बाद करना। ये आलस डर, कंफ्यूजन या मोटिवेशन की कमी से पैदा होता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन फिर आता है अच्छा आलस, या जिसे हम स्मार्ट आलस कह सकते हैं। ये आलस इस सोच पर आधारित है कि हर काम बराबर महत्व का नहीं होता। ये आलस हमें सिखाता है कि हम अपनी ऊर्जा और समय उन गिने चुने कामों में लगाएं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ये हमें गैर जरूरी कामों, मीटिंग्स और जिम्मेदारियों को ना कहना सिखाता है, ताकि हम उन चीजों के लिए हाँ कह सकें जो हमारी जिंदगी में असली बदलाव लाती हैं। सोचकर देखिए, एक लकड़हारा है जो बिना धार वाली कुल्हाड़ी से घंटों तक पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत बिजी है, उसे पसीना आ रहा है, वो बहुत मेहनत कर रहा है। वहीं एक दूसरा लकड़हारा है जो पहले 15 मिनट अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाता है और फिर पहले वाले से आधे समय में ही पेड़ काट देता है। बाहर से देखने पर कुल्हाड़ी तेज करने वाला इंसान आलसी लग सकता है क्योंकि वो तुरंत काम पर नहीं जुटा, लेकिन असल में वो ज्यादा स्मार्ट था। उसने अपनी ऊर्जा सही जगह लगाई। आलस की कला इसी स्मार्टनेस के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि एक्शन लेने से पहले एक कदम पीछे हटकर सोचें, क्या ये काम करना सच में जरूरी है? क्या इसे करने का कोई और आसान या बेहतर तरीका है? क्या मैं अपनी ऊर्जा सही जगह लगा रही हूँ? इस अध्याय का सार ये है कि हमें बिजी दिखने के जाल से बाहर निकलना होगा। हमें ये समझना होगा कि हमारी ऊर्जा और हमारा समय सीमित है। उन्हें हर छोटी बड़ी चीज पर खर्च करना बेवकूफी है। असली प्रोडक्टिविटी ये पहचानने में है कि क्या महत्वपूर्ण है और सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करना। बाकी सब कुछ बस शोर है। तो अगली बार जब कोई आपको कहे कि कुछ करते रहो, खाली मत बैठो, तो एक पल रुककर सोचिएगा, कहीं मैं बिना धार वाली कुल्हाड़ी से पेड़ काटने तो नहीं जा रही। अध्याय 2, 80-20 का नियम,
कम करके ज्यादा पाना। पहले अध्याय में हमने आलस के बारे में अपनी गलत फहमियों को दूर किया। अब हम दूसरे अध्याय में एक ऐसे नियम के बारे में जानेंगे जो स्मार्ट आलस की नींव है। इस अध्याय का नाम है 80-20 का नियम, कम करके ज्यादा पाना। शायद आपने इस नियम के बारे में पहले भी सुना हो। इसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये नियम 19वीं सदी के एक इटालियन अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो परेटो ने खोजा था। उन्होंने देखा कि इटली की 80% जमीन पर सिर्फ 20% लोगों का कब्जा था। जब उन्होंने और खोजबीन की तो पाया कि ये पैटर्न हर जगह मौजूद है। ये नियम कहता है कि हमारे लगभग 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% प्रयासों से आते हैं और बाकी के 80% प्रयास हमें सिर्फ 20% नतीजे देते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में झांक कर देखेंगी तो आपको ये हर जगह नजर आएगा। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। बिजनेस में अक्सर किसी कंपनी की 80% कमाई उसके 20% ग्राहकों से आती है, या फिर 80% शिकायतें सिर्फ 20% प्रोडक्ट्स को लेकर होती हैं। कपड़ों में अपनी अलमारी खोलकर देखिए, आप पाएंगी कि आप अपना 80% समय अपने सिर्फ 20% कपड़े पहनकर गुजारती हैं। बाकी के कपड़े बस यूं ही पड़े रहते हैं। रिश्तों में आपके 20% दोस्त और रिश्तेदार ही आपको 80% खुशी, सपोर्ट और अपनापन देते हैं। बाकी के 80% लोगों से आपके रिश्ते बस नाम के होते हैं। काम पर आपके दिन के 20% काम ही आपके 80% नतीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं। बाकी के 80% काम, जैसे गैर जरूरी ईमेल्स का जवाब देना, बेकार की मीटिंग्स में बैठना, ये सब आपका समय तो लेते हैं, लेकिन उनसे हासिल कुछ खास नहीं होता। तो आलस की कला हमें ये 80-20 का नियम इस्तेमाल करने के लिए कहती है। एक आलसी जीनियस ये नहीं सोचता कि मुझे सब कुछ करना है। वो सोचता है कि मुझे वो 20% काम करने हैं जो मुझे 80% नतीजे देंगे। इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? पहला कदम है पहचानना। एक डायरी या नोटबुक लें और अपने काम, अपनी आदतें, अपने रिश्ते सब कुछ लिखें। फिर हर चीज के आगे ये सवाल पूछें, इससे मुझे कितना फायदा या खुशी मिल रही है। अपने काम की लिस्ट बनाएं और उन कामों पर गोला लगाएं जो आपके करियर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। शायद वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो या कोई नई स्किल सीखना हो। ये आपके 20% हैं। अपने दोस्तों की लिस्ट देखें। कौन हैं वो लोग जिनके साथ समय बिताकर आपको सच में अच्छा महसूस होता है? ये आपके 20% हैं। अपनी चिंताओं की लिस्ट बनाएं। आप पाएंगी कि आपकी 80% चिंताएं सिर्फ 20% मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती हैं। एक बार जब आप उन 20% चीजों को पहचान लेती हैं, तो अगला कदम है उन पर फोकस करना। अपना सबसे कीमती समय और ऊर्जा इन्हीं कामों और लोगों को दें। और जो बाकी की 80% चीजें हैं, जो आपका समय और ऊर्जा तो लेती है पर नतीजे कुछ खास नहीं देती, उन्हें धीरे धीरे अपनी जिंदगी से कम करना शुरू करें। ये मुश्किल हो सकता है क्योंकि इन 80% चीजों में बहुत सी छोटी छोटी आदतें और जिम्मेदारियां शामिल होती हैं। लेकिन एक स्मार्ट आलसी इंसान जानता है कि हर चीज को बराबर महत्व देना सबसे बड़ी बेवकूफी है। वो अपनी ऊर्जा को बचाता है ताकि उसे वहां लगा सके जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इस अध्याय का सबक साफ है, कम करो लेकिन बेहतर करो। उन कुछ चीजों को ढूंढो जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं और बाकी सबको जाने दो। यही कम मेहनत में ज्यादा सफलता पाने का राज है। अध्याय 3, ना कहने की कला। अब हम आते हैं तीसरे अध्याय पर, जो दूसरे अध्याय से ही जुड़ा हुआ है। इसका नाम है ना कहने की कला। अगर 80-20 का नियम ये जानने के बारे में है कि क्या महत्वपूर्ण है, तो ना कहने की कला उस ज्ञान को एक्शन में बदलने का तरीका है। ये एक सुपर पावर की तरह है जो आपको उन 80% गैर जरूरी चीजों से बचाती है जो आपका समय और ऊर्जा खा जाती हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को ना कहना बहुत मुश्किल लगता है। हमें डर लगता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा, हमें मतलबी समझेगा, या शायद हम किसी अच्छे मौके से हाथ धो बैठेंगे। खासकर हम महिलाओं को तो बचपन से ही सबको खुश रखना, सबकी मदद करना सिखाया जाता है। ना कहना हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन किताब कहती है कि जब आप हर चीज को हाँ कहती हैं,
तो आप असल में किसी भी चीज को पूरी तरह से हाँ नहीं कह रही होती। आपकी ऊर्जा और ध्यान इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं कि आप किसी भी काम को अपना 100% नहीं दे पाती। सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त आपसे मदद मांगता है जबकि आप पहले से ही अपने काम में डूबी हुई हैं, आप ना नहीं कह पाती और उसकी मदद करने लगती हैं। नतीजा, न तो आप उसका काम ठीक से कर पाती हैं और न ही अपना। दोनों कामों की क्वालिटी खराब हो जाती है और आप फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। आलस की कला कहती है कि हर बार जब आप किसी गैर जरूरी चीज को ना कहती हैं, तो आप असल में किसी ज्यादा जरूरी चीज को हाँ कह रही होती हैं। जब आप वीकेंड पर किसी बोरिंग पार्टी में जाने से ना कहती हैं, तो आप अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने या अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने के लिए हाँ कह रही होती हैं। जब आप ऑफिस में किसी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से ना कहती हैं जो आपके करियर के लक्ष्यों से मेल नहीं खाता, तो आप अपने मुख्य प्रोजेक्ट पर ध्यान देने के लिए हाँ कह रही होती हैं। जब आप सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करने को ना कहती हैं, तो आप अपनी नींद पूरी करने या एक्सरसाइज करने के लिए हाँ कह रही होती हैं। ना कहना स्वार्थी होना नहीं है, बल्कि अपनी सीमाओं का सम्मान करना है। ये समझना है कि आपका समय और आपकी ऊर्जा कीमती है और उन्हें कहाँ खर्च करना है, ये फैसला आपका होना चाहिए। तो ना कहने की इस कला को सीखें कैसे? पहला, विनम्र लेकिन दृढ़ रहे। आपको बहाने बनाने या लंबी चौड़ी सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना कह सकती हैं, माफ करना, मैं इस समय ये नहीं कर पाऊंगी, या ये आइडिया अच्छा है लेकिन अभी मेरी प्राथमिकताएं कुछ और हैं। दूसरा, थोड़ा समय लें। अगर कोई आपसे कुछ करने को कहता है तो तुरंत हाँ कहने के बजाय कहें, मैं अपने कैलेंडर देखकर आपको बताती हूँ। ये आपको सोचने का मौका देगा कि क्या आप सच में ये काम करना चाहती हैं या कर सकती हैं। तीसरा, अपने लक्ष्यों को याद रखें। जब भी ना कहना मुश्किल लगे तो खुद से पूछें, इस काम को हाँ कहने से क्या मैं अपने असली लक्ष्य के करीब जाऊंगी या उससे दूर? ये आपको सही फैसला लेने में मदद करेगा। शुरुआत में ना कहना अजीब लग सकता है। हो सकता है कुछ लोग आपसे नाराज भी हों, लेकिन धीरे धीरे लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करना सीख जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप खुद का सम्मान करना सीख जाएंगी। याद रखिए, एक स्मार्ट आलसी इंसान जानता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके हाँ में नहीं, बल्कि उसके सोच समझकर कहे गए ना में छिपी है। ना कहना आपको खाली नहीं करता, बल्कि आपको उन चीजों के लिए भर देता है जो सच में मायने रखती हैं। अध्याय 4, काम को टालना नहीं, सही तरीके से करना। तीसरे अध्याय में हमने ना कहने की ताकत को समझा। अब चौथे अध्याय में हम एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे। इस अध्याय का नाम है काम को टालना नहीं, सही तरीके से करना। ये सुनकर आप शायद थोड़ा चौंक गई होंगी। आलस और काम को टालना यानी प्रोक्रेस्टिनेशन, ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं, है ना? लेकिन आलस की कला इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क बताती है। बुरा आलस या प्रोक्रेस्टिनेशन डर और चिंता से पैदा होता है। हम किसी काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो बहुत मुश्किल है, या हम उसमें फेल हो जाएंगे, या वो बहुत बोरिंग है। हम उस काम के बारे में सोचते रहते हैं, चिंता करते हैं, और उस चिंता से बचने के लिए अपना ध्यान फालतू चीजों में लगा लेते हैं, जैसे सोशल मीडिया देखना या टीवी देखना। इस प्रक्रिया में हम न तो वो काम करते हैं और न ही आराम कर पाते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रेसफुल स्थिति होती है। वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट आलस, या जिसे किताब स्ट्रैटेजिक डिले यानी सोची समझी देरी कहती है, वो डर से नहीं बल्कि समझदारी से पैदा होता है। एक स्मार्ट आलसी इंसान किसी काम को इसलिए नहीं टालता कि वो उससे डरता है, बल्कि वो सही समय का इंतजार करता है या काम को करने का सबसे एफिशिएंट तरीका ढूंढता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको 10 अलग अलग लोगों को ईमेल भेजने हैं। एक प्रोक्रेस्टिनेटर क्या करेगा? वो सोचेगा, अरे 10 ईमेल भेजने हैं, कितना बोरिंग काम है। वो एक ईमेल लिखेगा, फिर फेसबुक चेक करने लगेगा, फिर दूसरा ईमेल लिखेगा, फिर किसी दोस्त से फोन पर बात करने लगेगा। इस तरह वो पूरा दिन लगा देगा और शाम तक थका हुआ और फ्रस्ट्रेट महसूस करेगा। एक स्मार्ट आलसी इंसान क्या करेगा? वो सोचेगा, मुझे 10 ईमेल भेजने हैं, इन्हें एक एक करके भेजने में मेरा ध्यान बार बार भटकेगा। वो फैसला करेगा कि वो दिन में एक निर्दिष्ट समय, मान लीजिए शाम 4 बजे, सिर्फ ईमेल का काम करेगा।
वो सारे 10 ईमेल एक साथ एक ही फ्लो में 40 मिनट के अंदर लिखकर भेज देगा। उसने काम को टाला नहीं, बल्कि उसे एक साथ करने के लिए इकट्ठा किया, जिसे बैचिंग कहते हैं। इससे उसका बाकी का दिन दूसरे महत्वपूर्ण कामों के लिए फ्री रहा। ये किताब हमें काम करने के कुछ ऐसे ही स्मार्ट तरीके सिखाती है। एक है बैचिंग, जैसा मैंने अभी बताया। एक जैसे कामों को एक साथ करें, जैसे सारे फोन कॉल्स एक साथ, सारे ईमेल एक साथ, घर के सारे छोटे मोटे काम एक साथ। इससे आपका दिमाग एक मोड से दूसरे मोड में बार बार स्विच नहीं करता और ऊर्जा बचती है। दूसरा तरीका है डेडलाइन का इस्तेमाल। हम सब जानते हैं कि डेडलाइन पास आने पर हमारा काम कितनी तेजी से होता है। एक स्मार्ट आलसी इंसान खुद के लिए आर्टिफिशियल डेडलाइन बनाता है। वो खुद से कहता है, मुझे ये रिपोर्ट कल शाम 5 बजे तक खत्म करनी है, चाहे असली डेडलाइन अगले हफ्ते की ही क्यों ना हो। इससे एक अर्जेंसी बनती है और काम जल्दी निपटता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है काम को शुरू करने पर ध्यान देना, खत्म करने पर नहीं। अक्सर हम किसी बड़े काम को देखकर ही घबरा जाते हैं। मुझे पूरी किताब लिखनी है, ये सोचकर ही डर लगता है। स्मार्ट तरीका है सिर्फ पहला कदम उठाने पर फोकस करना। मुझे आज सिर्फ 500 शब्द लिखने हैं, या मुझे सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखना है। एक बार जब आप शुरू कर देती हैं, तो मोमेंटम अपने आप बन जाता है। तो इस अध्याय का सार ये है कि काम को बिना सोचे समझे टालना आपको कमजोर बनाता है, लेकिन सोच समझकर सही तरीके और सही समय पर करना आपको स्मार्ट बनाता है। आलस की कला का मतलब काम से भागना नहीं, बल्कि काम को इस तरह से आयोजित करना है कि वो कम से कम समय और ऊर्जा में पूरा हो जाए, ताकि आपके पास जिंदगी जीने के लिए ज्यादा वक्त बचे। अध्याय 5, आराम का महत्व और डिजिटल डिटॉक्स। अभी तक हमने स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में बात की, लेकिन आलस की कला का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वो है सच में कुछ न करना। इसी पर आधारित है हमारा 5वां अध्याय, आराम का महत्व और डिजिटल डिटॉक्स। आज की दुनिया में हमें लगता है कि अगर हम एक पल के लिए भी खाली बैठ गए तो हम कुछ खो देंगे, किसी से पीछे रह जाएंगे। हमारा फोन हमेशा हमारे हाथ में होता है। खाली बैठे हैं तो ईमेल चेक कर लिया, ट्रैफिक में फंसे हैं तो सोशल मीडिया देख लिया, सोने से पहले भी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रहते हैं। हमें लगता है कि हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने दिमाग को कभी आराम ही नहीं दे रहे हैं। ये किताब कहती है कि लगातार व्यस्त रहना और कनेक्टेड रहना हमारी क्रिएटिविटी, हमारी फोकस करने की क्षमता और हमारी मानसिक शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा दिमाग एक मसल की तरह है, और अगर आप उसे लगातार इस्तेमाल करती रहेंगी बिना आराम दिए, तो वो थक जाएगा और उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। सोचिए, आपको अपने सबसे अच्छे आइडियाज कब आते हैं? अक्सर तब जब आप काम नहीं कर रही होती, शायद नहाते समय या वॉक करते हुए या बस खिड़की से बाहर देखते हुए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने दिमाग को खाली छोड़ती हैं, तभी वो नई नई चीजों को जोड़ पाता है और क्रिएटिव बन पाता है। लगातार जानकारी ठूंसते रहने से उसे सोचने का मौका ही नहीं मिलता। आलस की कला हमें जानबूझकर अपनी जिंदगी में कुछ न करने का समय शामिल करने की सलाह देती है। इसे निक्सेन भी कहते हैं, जो एक डच कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है बिना किसी मकसद के बस यूं ही रहना, न कुछ सोचना, न कुछ करना, बस होना। इसके लिए किताब हमें डिजिटल डिटॉक्स का सुझाव देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना फोन फेंक दें। इसका मतलब है टेक्नोलॉजी के साथ अपने रिश्ते को सुधारना। इसे कैसे करें? पहला, अपने दिन में नो फोन जोन और नो फोन टाइम तय करें, जैसे खाना खाते समय कोई फोन नहीं, या सोने से 1 घंटा पहले और उठने के 1 घंटा बाद तक कोई फोन नहीं। ये छोटा सा बदलाव आपकी नींद की क्वालिटी और सुबह की शुरुआत में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। दूसरा, नोटिफिकेशन बंद कर दें। हर लाइक, हर कमेंट, हर ईमेल का तुरंत पता चलना जरूरी नहीं है। ये सिर्फ आपका ध्यान भटकाते हैं। दिन में 2 या 3 बार तय समय पर ही अपने फोन के नोटिफिकेशंस चेक करें। तीसरा, हफ्ते में कुछ घंटे या पूरा एक दिन टेक्नोलॉजी से पूरी तरह दूर रहने की कोशिश करें। उस समय बाहर जाएं, प्रकृति में घूमें, कोई किताब पढ़ें या बस अपने परिवार के साथ बात करें। शुरू में ये बहुत अजीब और मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप पाएंगी कि आप कितना शांत और तरोताजा महसूस कर रही हैं।
आराम करना आलस नहीं है, ये काम का ही एक जरूरी हिस्सा है। एक गाड़ी को लंबा सफर तय करने के लिए पेट्रोल और सर्विसिंग की जरूरत होती है। उसी तरह हमारे दिमाग और शरीर को अच्छा परफॉर्म करने के लिए आराम और कुछ न करने वाले समय की जरूरत होती है। एक स्मार्ट आलसी इंसान ये बात जानता है। वो काम के समय पूरी तरह फोकस से काम करता है और आराम के समय पूरी तरह से आराम करता है। वो दोनों को मिलाता नहीं है। वो जानता है कि असली प्रोडक्टिविटी घंटों तक काम करने से नहीं, बल्कि अच्छी तरह से आराम करने के बाद फोकस के साथ काम करने से आती है। तो अपनी जिंदगी में थोड़ा निक्सन शामिल कीजिए और देखिए, जादू होता है। अध्याय 6, अपने सिस्टम पर भरोसा करें, अपनी इच्छा शक्ति पर नहीं। पिछले अध्यायों में हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर बात की। अब छठे अध्याय में हम जानेंगे कि इन सब अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, वो भी बिना ज्यादा मेहनत के। इस अध्याय का नाम है अपने सिस्टम पर भरोसा करें, अपनी इच्छा शक्ति पर नहीं। हम सब नए साल पर रेजोल्यूशन लेते हैं। मैं रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करूंगी, मैं रोज 1 घंटा किताब पढ़ूंगी, मैं जंक फूड नहीं खाऊंगी। हम ये सब अपनी इच्छा शक्ति या विल पावर के भरोसे शुरू करते हैं। शुरू के कुछ दिन, हफ्ता या शायद महीना भर सब ठीक चलता है, लेकिन फिर एक दिन हम थक जाते हैं, हमारा मूड खराब होता है और हमारी विल पावर जवाब दे जाती है और हम वापस अपनी पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। ये किताब कहती है कि सफलता के लिए सिर्फ विल पावर पर निर्भर रहना सबसे बड़ी गलती है। विल पावर एक बैटरी की तरह है जो दिन भर के छोटे बड़े फैसलों में खर्च होती रहती है और शाम तक खत्म हो जाती है। इसीलिए अक्सर हम शाम को ही डाइट तोड़ते हैं या एक्सरसाइज छोड़ते हैं। एक स्मार्ट आलसी इंसान अपनी विल पावर पर बोझ नहीं डालता। वो अपनी जिंदगी में ऐसे सिस्टम बनाता है जो उसे सही काम करने के लिए मजबूर कर दें और गलत काम करना मुश्किल बना दें। वो अपने माहौल को ऐसा डिजाइन करता है कि अच्छी आदतें अपने आप फॉलो होने लगें। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। अगर आप रोज सुबह एक्सरसाइज करना चाहती हैं, तो सिर्फ विल पावर के भरोसे मत रहिए। एक सिस्टम बनाइए। रात को ही अपने एक्सरसाइज के कपड़े निकालकर बेड के पास रख दीजिए। अपने जूते तैयार रखिए। इससे सुबह उठकर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्या पहनूं, जूते कहाँ हैं। आपका दिमाग आलस करने से पहले ही आपका शरीर एक्शन मोड में आ जाएगा। अगर आप जंक फूड खाना कम करना चाहती हैं, तो घर में जंक फूड लाना ही बंद कर दीजिए। जब घर में चिप्स और बिस्कुट होंगे ही नहीं, तो आपकी विल पावर को उनसे लड़ना ही नहीं पड़ेगा। इसके बजाय अपनी किचन में फल और सलाद जैसी हेल्दी चीजें सामने रखिए। जब भूख लगेगी तो आप वही खाएंगे जो आसानी से उपलब्ध होगा। अगर आप रोज किताब पढ़ना चाहती हैं, तो किताब को अपने तकिए के पास रखकर सोएं। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले वो आपको नजर आएगी और आपको याद दिलाएगी। आलस की कला का ये सिद्धांत कहता है, अच्छे फैसले लेने के लिए अपनी याददाश्त या मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, अपने माहौल को बदलो। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग से बचना। हमारे दिन भर में हमें हजारों छोटे बड़े फैसले लेने होते हैं। क्या पहने, नाश्ते में क्या खाएं, पहले कौन सा ईमेल पढ़ें। ये सब हमारी दिमागी ऊर्जा खर्च करते हैं। एक स्मार्ट आलसी इंसान इन छोटे छोटे फैसलों को ऑटोमेट कर देता है, जैसे हफ्ते भर के कपड़े पहले ही तय कर लेना या हर दिन एक ही जैसा हेल्दी नाश्ता करना। इससे उसकी दिमागी ऊर्जा बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों के लिए बची रहती है। तो इस अध्याय का सार ये है कि एक अनुशासित व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास बहुत ज्यादा विल पावर है, बल्कि वो है जिसने अपनी जिंदगी में बेहतर सिस्टम बनाए हैं। अपनी आदतों को आसान बनाइए और बुरी आदतों को मुश्किल। अपने माहौल को अपना दोस्त बनाइए, दुश्मन नहीं। जब आपके सिस्टम सही होंगे तो आपको सफल होने के लिए रोज रोज खुद से लड़ना नहीं पड़ेगा। सफलता अपने आप आपकी आदत बन जाएगी और यही असली स्मार्ट आलस है। अध्याय 7, परफेक्ट होने की चाहत को छोड़ना। अब तक हमने काम करने, आराम करने और सिस्टम बनाने के स्मार्ट तरीकों के बारे में जाना, लेकिन एक और चीज है जो हमारे आलस की कला को अपनाने के रास्ते में रोड़ा बनती है, और वो है परफेक्शन की चाहत। इसी पर हमारा 7वां अध्याय आधारित है, जिसका नाम है परफेक्ट होने की चाहत को छोड़ना। परफेक्शनिज्म यानी
हर काम को बिल्कुल निखुंत तरीके से करने की जिद। सुनने में तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है ना? हमें लगता है कि जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं वो बहुत मेहनती और सफल होते हैं, लेकिन ये किताब इसका एक दूसरा अंधेरा पहलू दिखाती है। ये कहती है कि परफेक्शनिज्म असल में डर का ही एक रूप है। ये फेल होने का डर है, आलोचना का डर है, इस बात का डर है कि लोग क्या कहेंगे। इस डर की वजह से हम या तो कोई काम शुरू ही नहीं करते या फिर उसे कभी खत्म ही नहीं कर पाते। सोचिए, वो एक प्रेजेंटेशन बनानी है, आप घंटों फॉन्ट, कलर और इमेज ढूंढने में लगा देती हैं। आप एक ही स्लाइड को 20 बार बदलती हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये परफेक्ट नहीं है। इस चक्कर में असली कंटेंट पर काम करने का समय ही नहीं बचता और डेडलाइन सिर पर आ जाती है। या फिर आप एक ब्लॉग लिखना चाहती हैं, लेकिन आप ये सोचकर कभी शुरू ही नहीं करती कि मेरे पास अभी परफेक्ट आइडिया नहीं है या मेरी लिखने की कला अभी परफेक्ट नहीं है। सालों बीत जाते हैं और आपका वो परफेक्ट पल कभी नहीं आता। यहाँ परफेक्शनिज्म स्मार्ट आलस का नहीं, बल्कि बुरे आलस यानी प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण बन जाता है। हम परफेक्ट न होने के डर से काम को टालते रहते हैं। आलस की कला हमें एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र देती है। परफेक्ट से बेहतर है पूरा किया हुआ। डन इज बेटर देन परफेक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझकर खराब काम करें। इसका मतलब है कि आप एक अच्छे, संतोषजनक लेवल पर काम को पूरा करें और फिर आगे बढ़ें। आप बाद में हमेशा वापस आकर उसे सुधार सकती हैं, लेकिन अगर आप उसे परफेक्ट बनाने के चक्कर में कभी पूरा ही नहीं करेंगी तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। दुनिया के ज्यादातर सफल प्रोडक्ट्स, चाहे वो आईफोन हो या विंडोज, उनका पहला वर्जन कभी भी परफेक्ट नहीं था। वो बाजार में आए, लोगों ने उन्हें इस्तेमाल किया, फीडबैक दिया और फिर धीरे धीरे उन्हें सुधारा गया। अगर वो परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने का इंतजार करते रहते तो शायद वो कभी लॉन्च ही नहीं हो पाते। तो इस परफेक्शनिज्म की आदत से कैसे छुटकारा पाएं? पहला, अपने लिए समय सीमा तय करें। खुद से कहें, मैं इस काम पर सिर्फ 2 घंटे लगाऊंगी, चाहे ये जैसा भी हो। ये आपको फालतू की डिटेलिंग में उलझने से रोकेगा। दूसरा, गुड इनफ यानी काफी अच्छा के सिद्धांत को अपनाएं। हर काम को 100% परफेक्ट करने की कोशिश मत करें। 80% भी काफी अच्छा होता है, खासकर उन कामों के लिए जो आपके टॉप 20% में नहीं आते। तीसरा, गलतियों को सीखने का मौका समझें। अगर आप कुछ करती हैं और वो परफेक्ट नहीं होता तो क्या हुआ? आपको उससे कुछ सीखने को मिलेगा जिसे आप अगली बार बेहतर कर सकती हैं। कोई भी पहली बार में परफेक्ट नहीं होता। एक स्मार्ट आलसी इंसान ये जानता है कि परफेक्शन की खोज एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है जिसमें सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। वो क्वालिटी पर ध्यान देता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि कब रुकना है और आगे बढ़ना है। वो प्रगति को परफेक्शन से ज्यादा महत्व देता है। तो अगली बार जब आप किसी काम को इसलिए टाल रही हों कि वो परफेक्ट नहीं होगा, तो खुद को याद दिलाइएगा, एक अधूरा परफेक्ट प्लान से बेहतर है एक पूरा किया हुआ अच्छा प्लान। बस शुरू कीजिए, उसे पूरा कीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। अध्याय 8, अपनी ऊर्जा को पहचानना और उसका सम्मान करना। हम अपने सफर के आखिरी अध्याय पर आ गए हैं और ये शायद सबसे व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। इसका नाम है अपनी ऊर्जा को पहचानना और उसका सम्मान करना। अब तक हमने जो भी नियम और तकनीकें सीखीं, 80-20 का नियम, ना कहना, सिस्टम बनाना, ये सब तभी काम करेंगी जब आप अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी अपनी ऊर्जा को मैनेज करना सीखेंगी। आलस की कला ये नहीं कहती कि हर कोई एक ही तरीके से आलसी या प्रोडक्टिव बन सकता है। हम सब अलग हैं। हम सब की बॉडी क्लॉक यानी शारीरिक घड़ी अलग है। हम सबकी एनर्जी के लेवल दिन के अलग अलग समय पर ऊपर नीचे होते हैं। कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं। वो सुबह 5 बजे उठकर सबसे ज्यादा फ्रेश और फोकस्ड महसूस करते हैं। उनका दिमाग सुबह के समय सबसे तेज चलता है। वहीं कुछ लोग नाइट ऑल होते हैं। उनकी क्रिएटिविटी और एनर्जी रात को बढ़ती है। सुबह के समय वो सुस्त और धीमे महसूस करते हैं। समाज हमें अक्सर सुबह जल्दी उठने के फायदे गिनाता है और देर से उठने वालों को आलसी करार दे देता है। लेकिन ये किताब कहती है कि इसमें कुछ भी सही या गलत नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने शरीर के नेचुरल रिदम को पहचानें
और उसके साथ लड़ने के बजाय उसके साथ काम करें। एक स्मार्ट आलसी इंसान अपनी ऊर्जा के पैटर्न को समझता है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि दिन के किस समय वो सबसे ज्यादा फोकस्ड, क्रिएटिव और एनर्जेटिक महसूस करता है। इस समय को वो पीक टाइम कहता है और वो अपने इस पीक टाइम की रक्षा करता है। वो इस समय को अपने सबसे महत्वपूर्ण और मुश्किल कामों के लिए रिजर्व रखता है। वो 20% काम जो 80% नतीजे देते हैं। इस दौरान वो मीटिंग्स, फोन कॉल्स, सोशल मीडिया जैसी ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहता है। और जब उसकी एनर्जी का लेवल कम होता है, जिसे ट्रफ टाइम कहते हैं, तब वो आसान और कम दिमागी मेहनत वाले काम करता है, जैसे ईमेल का जवाब देना, फाइलें ऑर्गेनाइज करना या घर के छोटे मोटे काम निपटाना। अपनी ऊर्जा को पहचानने का तरीका क्या है? अगले एक हफ्ते तक हर घंटे एक नोटबुक में लिखें कि आप कैसा महसूस कर रही हैं, फोकस्ड, थका हुआ, क्रिएटिव या बोर। कुछ ही दिनों में आपको एक पैटर्न नजर आने लगेगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका पीक टाइम कब है और ट्रफ टाइम कब। एक बार जब आप ये जान जाती हैं, तो अपने दिन को उसी के हिसाब से प्लान करें। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं, तो सुबह उठकर सबसे पहले अपना सबसे मुश्किल काम निपटाएं। अगर आप नाइट ऑल हैं, तो अपने क्रिएटिव काम को रात के लिए बचा कर रखें। ऊर्जा सिर्फ दिमागी नहीं होती, शारीरिक और भावनात्मक भी होती है। ये पहचानें कि कौन से काम या कौन से लोग आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और कौन आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं। कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा समय उन चीजों और लोगों के साथ बिताएं जो आपको चार्ज करते हैं, ड्रेन नहीं। इस अध्याय का सार ये है कि समय मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है एनर्जी मैनेजमेंट। आप दिन में कितने घंटे काम करती हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि आप उन घंटों में कितनी ऊर्जा के साथ काम करती हैं। एक स्मार्ट आलसी इंसान अपने शरीर की सुनता है। वो खुद को मशीन की तरह चलाने की कोशिश नहीं करता। वो जानता है कि कब तेज दौड़ना है और कब धीमे होना है। वो अपनी ऊर्जा का सम्मान करता है क्योंकि वो जानता है कि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। निष्कर्ष, एक आलसी जीनियस की तरह जीना। तो दोस्तों, हम आलस की कला के इस सफर के अंत में पहुंच गए हैं। हमने 8 अलग अलग अध्यायों के जरिए ये समझा कि आलस का असली मतलब क्या है और कैसे हम इसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक बार जल्दी से याद करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले आलस को लेकर अपनी गलतफहमी दूर की और अच्छे आलस और बुरे आलस के बीच का फर्क समझा। फिर हमने 80-20 के शक्तिशाली नियम को जाना, जो हमें सिखाता है कि कैसे हमारे 20% प्रयास ही हमें 80% नतीजे देते हैं। हमने ना कहने की कला सीखी, जो हमें गैर जरूरी चीजों से बचाकर हमारी ऊर्जा को सही जगह लगाने में मदद करती है। हमने प्रोक्रेस्टिनेशन और स्ट्रैटेजिक डीले के बीच का अंतर समझा और काम को बैच करने जैसे स्मार्ट तरीके सीखे। हमने आराम के महत्व को पहचाना और ये जाना कि कैसे डिजिटल डिटॉक्स और कुछ न करना हमारी क्रिएटिविटी और मानसिक शांति के लिए जरूरी है। हमने सीखा कि विल पावर पर निर्भर रहने के बजाय हमें बेहतर सिस्टम बनाने चाहिए जो हमें सही रास्ते पर बनाए रखें। हमने परफेक्शनिज्म के जाल को समझा और परफेक्ट से बेहतर है पूरा किया हुआ के मंत्र को अपनाया। और आखिर में हमने अपनी ऊर्जा के पैटर्न को पहचानने और उसका सम्मान करने का महत्व सीखा। तो एक आलसी जीनियस की तरह जीने का क्या मतलब है? इसका मतलब सोफे पर पड़े रहना नहीं है। इसका मतलब है जानबूझकर जीना, इंटेंशनल होना। इसका मतलब है ये जानना कि क्या महत्वपूर्ण है और बाकी सब कुछ को नजरअंदाज करने की हिम्मत रखना। इसका मतलब है कम काम करना, लेकिन ज्यादा फोकस और बेहतर क्वालिटी के साथ। इसका मतलब है मेहनत से नहीं, बल्कि दिमाग से काम लेना। इसका मतलब है अपनी सीमाओं को जानना और उनका सम्मान करना, और आराम को भी काम जितना ही महत्व देना। आलस की कला हमें एक सरल लेकिन गहरी सच्चाई सिखाती है। ज्यादा करने से हमेशा ज्यादा हासिल नहीं होता। कभी कभी कम करना ही सबसे प्रोडक्टिव चीज होती है जो आप कर सकती हैं। ये किताब हमें उस अंतहीन दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है जिसमें हम सब भाग रहे हैं। ये हमें रुकने, सोचने और एक ज्यादा शांत, ज्यादा खुशहाल और ज्यादा सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ
कि इस समरी ने आपको आलस को एक नए और सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद की होगी। इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में धीरे धीरे शामिल करने की कोशिश कीजिए और आप पाएंगी कि आप कम तनाव में ज्यादा हासिल कर रही हैं। याद रखिए, आलसी होना बुरा नहीं है अगर आप इसे स्मार्ट तरीके से करें। अपना ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और किताब के साथ, किसी और नए सफर पर। नमस्ते।